हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में। ठीक है दोस्तों। तो हमने अब जैसा कि आप जानते हो कि हमने जो हिस्ट्री की 6 क्लास की बुक है उसको कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है ना, जिसमें हमारे 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब है चैप्टर नंबर 3 की बारी। ठीक है ना, इसका चैप्टर नंबर 3 का क्या है? आरंभिक नगर। शीर्षक क्या है? आरंभिक नगरों के बारे में बता रहा है ये। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, पिछले चैप्टरों में हमने क्या क्या पढ़ा था। देखो, हमने क्या पढ़ा था कि पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। पाषाण काल क्यों बोला उसको? क्योंकि जो आरंभिक मानव थे वो क्या करते थे, उनके जो दैनिक जीवन शैली थी, उनकी जो दैनिक जीवन शैली थी उसमें क्या है, हर चीज़ में पत्थर का उपयोग होता था। भाई, उनके जो औजार थे वो भी पत्थर के थे। वो जो भी कुछ भी करते थे वो पत्थर से ही किया करते थे। चित्रकारी तो भी पत्थर से करते थे, पत्थर से पत्थर पर करते थे चित्रकारी। देखा ना, शैल चित्र देखा था आपने ऐसे। फिर पूरा जो पाषाण काल है उसको हमने 3 भागों में बांट दिया। ठीक है ना, कौन कौन से? एक था पुरापाषाण काल, दूसरा था मध्य पाषाण काल, तीसरा था नवपाषाण काल। ठीक है। पुरापाषाण काल में क्या पढ़ा था हमने? पुरापाषाण काल में पढ़ा था कि जो आरंभिक मानव थे उनको क्या बोलते? आखेट एवं खाद्य संग्राहक। क्या करते थे? वो शिकार करते थे और इधर उधर घूमते रहते थे। मतलब क्या है, उनका अस्थायी निवास था। ठीक है ना। और वहाँ पर जो पुरापाषाण काल में क्या थी? बर्फ थी, बर्फ होती थी। तो क्या मानव कैसे रहा करते थे? तो पहाड़ों पर रहा करते, गुफाओं में। ठीक है ना, पहाड़ों के ऊपर गुफाओं में रहते थे। ठीक है ना, गर्मी वो सर्दी से बचने के लिए। फिर जैसे जैसे 12,000 साल तक आए अपन, 12,000 साल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। ठीक है ना, 12,000 से 10,000 के बीच में मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में ये हुआ कि वहाँ पे क्या है, जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वो क्या है, ज़्यादा बढ़ने लगा। ठीक है ना, उससे क्या है कि जो बर्फ थी वो पिघलने लगी। ठीक है ना, बर्फ पिघलने से क्या हुआ? घास के मैदान विकसित हुए। जब घास के मैदान विकसित हुए तो जो शिकार, जो जो घास खाने वाले जो हिरण, बकरी, ये भेड़ें, ये सब क्या है, इनकी जनसंख्या बढ़ने लगी। ठीक है ना, ये क्या है, वो घास के मैदानों में आने लगे। तो इनके पीछे पीछे का जो अपने आखेट एवं खाद्य संग्राहक थे वो भी इनके पीछे पीछे वो पहाड़ियों से क्या है, नीचे आ गए थे ना। और फिर उसमें क्या है, नदियों के पास रहने लगे वो। ठीक है, नदियों के पास रहने के पास क्या किया उन्होंने, जैसे समय बीतता गया फिर अपन जो मध्य पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल में क्या है, थोड़ी सी मतलब कृषि की उनको थोड़ी सी जानकारी हो गई थी। ठीक है ना, थोड़ी बहुत जानकारी हुई थी, पर उन्होंने कृषि करना स्टार्ट नहीं किया। ये ध्यान रखना, कृषि की जानकारी हुई थी पर कृषि करना उन्होंने आरंभ नहीं किया था। आरंभ कब करेंगे वो? नवपाषाण काल में। ठीक है ना, जैसे 10,000 के बाद नव, ठीक है ना, 10,000 के बाद क्या है, नवपाषाण काल आया। 10,000 से पहले, ठीक है ना, पहले बोलेंगे अपन उसको। तो क्या आया? नवपाषाण काल आया। नवपाषाण में क्या हुआ? आग की खोज हो गई, और आग की खोज होने के साथ साथ क्या हुआ, पहिए का आविष्कार हो गया। ठीक है ना, आग की खोज और पहिए का आविष्कार हो गया, और कृषि और पशुपालन करने लग गए ये। इससे क्या उनका स्थायी निवास बनने लगा। स्थायी निवास बनने के बाद क्या हुआ कि अब ये क्या है, पहले पहले इनके छोटे छोटे जो उगाते थे, जैसे उन्होंने कुछ उगाया तो जितना भी उगाया वो उसको खा लेते थे। ठीक है ना, अब धीरे धीरे नवपाषाण काल में क्या हुआ कि वो अब जितना उगाते थे ना, मतलब जितना उगाते थे, जितना वो खा सकते थे उतना तो वो खा लेते थे। फिर जो बचता था उसका क्या करते, वो संग्रहण करने लगते थे। तो उसके लिए क्या बनाया उन्होंने? अनाज भंडार बनाए, बड़े बड़े, बड़े बड़े आपने देखे होंगे, पॉट बनाए थे उन्होंने। फिर छोटे छोटे पॉट बनाने लगे, फिर उनको दाल पकाने लगे, फिर गेहूँ चावल जितने भी हैं जो पकाने लगे। ऐसा करते करते वो क्या करें, इनका स्थायी निवास बनने लगे और बस्तियों का निर्माण होने लगा। ठीक है ना, अब बस्तियों का निर्माण हुआ, तो बस्तियों का निर्माण होते होते फिर क्या हुआ, एक धातु मिली उनको। कौन सी धातु मिली? तांबा। ठीक है ना, तांबा धातु मिली। अब देखो, पहले तो क्या है, जो खेत में जो कृषि करते थे वो किससे करते थे, मतलब पत्थरों से करते थे। ठीक है ना, तो पत्थर से कृषि होगी तो मतलब ज़्यादा नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। आधी सी उनके पास जो बचेगा नहीं, मतलब जो ज़्यादा होगा ना, बचेगा नहीं, बहुत कम बचेगा उनके पास। तो वो क्या करें, जैसे उनको धातु मिली, तांबा धातु मिली, तो उन्होंने क्या किया, उनसे खेत खेत जोतने स्टार्ट कर दिए। ठीक है ना, अब देखो, धातु कैसी है, कठोर है बिल्कुल। ठीक है ना, और मुलायम भी है। जैसा आप उसको शेप दोगे ऐसा शेप
वो धारण कर लेगी। ठीक है ना। तो उससे क्या हुई, उससे हुआ कि पैदावार में वृद्धि होने लगी। पैदावार कैसे होगी, वृद्धि होगी। अब पैदावार ज़्यादा हो जाएगी तो अपन क्या करेंगे, तो उनको बेचने जाएंगे, दूर दराज के इलाकों में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो ऐसे कर करके उनको व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, नगरों का विकास हुआ। ठीक है ना। तो आज इसी नगरों के बारे में पढ़ेंगे, आरंभिक नगरों के बारे में। ठीक है। मैं अगले चैप्टर में आपको एक टाइमलाइन बताऊंगा, बिल्कुल इस टाइमलाइन से आपको पढ़ना है और आपको याद करना है। ठीक है ना। पहले हम इसको देख लेते हैं कि आरंभिक नगर ये क्या है। आरंभिक नगर, आरंभिक नगर की शुरुआत कब से मानी जाती है, जो नवपाषाण काल है ना, नवपाषाण काल के बाद से ही इसकी आरंभिक नगरों की मानी जाती है। नवपाषाण काल के बाद आता है ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल के बीच में ही है आरंभिक नगर। ठीक है। अब देखो, पुराने भवन का संरक्षण। ठीक है ना। अपन पुराने भवन होते हैं, ठीक है ना, जैसे कोई अपने ताजमहल भी पुराना भवन से ही है अपने। ठीक है ना। तो उनका संरक्षण क्यों आवश्यक है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास से गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर घर की तारीफ कर रहे थे। एक घर था, खंडर था, उसकी सब कुछ लोग क्या तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतवा घर कहते थे। कहते ना, ये भूत वाला घर है, भूत वाला घर है, यहाँ पे मत जाया करो। तो ऐसे एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो। वास्तुकला क्या होती है, मतलब उसको बनाने का तरीका, घर बनाने का तरीका होता है ना, उसको बोलते हैं वास्तुकला। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? भाई फिर भी बोलता है। दूसरी मलिया बोलती है, दूसरी मलिया ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। भाई मानो, जो खंडर होते हैं ना, जो मतलब पुराने जो चीज़ें होती हैं, वो इतना लगाव क्यों है? इतना लगाव इसलिए है क्योंकि मानो उससे पता लगता है कि हम पहले क्या थे और अब हम क्या हैं। ठीक है ना। तो हमको क्या है, अपनी पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपनी बढ़ती जा रही है, वैसे अपन पुरानी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो वो चीज़ अपन को नहीं भूलना चाहिए, उनका अपन को क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे अतीत को दर्शाती है। देखो, ये हड़प्पा की कहानी बता रहा है। हड़प्पा कहाँ पे है? ठीक है ना। सिंधु नदी आपने देखी है, ये अपना भारत का नक्शा था ऐसे ऐसे, ये भारत का नक्शा था। सिंधु नदी कहाँ से थी, ऐसे थी, ऐसे। फिर इसकी सहायक नदियाँ थी ऐसे, 4-5 नदियाँ थी सहायक। ठीक है ना। और जो ये मैदान है, ये क्या है, सिंधु हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ पे, पाकिस्तान में। ये कौन से इलाका है, हड़प्पा, इसको क्या बोलते हैं, हड़प्पा। ठीक है। इसी शहर के बारे में बता रहा है, ये क्या आरंभिक नगर है, तो इस हड़प्पा के बारे में अपन को बता रहा है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। ठीक है ना। जो पुरानी इमारत होती है ना, वो अपनी कहानी को बताती है। ठीक है ना। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला। हड़प्पा पुरास्थल मिला। अब देखो क्या हुआ था, जो अंग्रेज थे ना, वो क्या रेलवे लाइन बिछा रहे थे। ठीक है ना। रेलवे लाइन बिछा रहे थे। अब रेलवे लाइन बिछाते बिछाते उनको क्या मिला, एक स्थल मिल गया। यहाँ से मान लो एक ऐसे रेलवे लाइन बिछा रहे थे ऐसे। अब यहाँ पे क्या, उनको एक जैसे जैसे यहाँ पे आसपास ईंटें थी, तो उन्हें खुदाई करी तो ईंटें मिली उनको। ईंटों को क्या, वो रेलवे लाइन के यहाँ पे पास में बिछा रहे थे, और कुछ मतलब वो हड़प्पा स्थल क्या है, बिल्कुल नष्ट कर दिया। किसी को पता नहीं था कि एक पुरा स्थल भी है। तो ऐसा करते हैं, देखो मान लो तो कोई खंडर घर पर आए, तो अपन क्या करते हैं भाई, कुछ उसके खंडर घर की ईंटों को उखाड़ लाते कि नहीं लाते हैं, उखाड़ के अपने घरों में बिछा देते हैं। तो ऐसे ये करने लग गए। तो उनको नहीं पता कि ये मतलब एक प्राचीन अवशेष है ये। ठीक है ना। तो फिर इंजीनियर को, फिर वहाँ पर जो इंजीनियर थे ना, उनको पता लगा कि ये क्या है, एक पुरा स्थल है। ठीक है ना। जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ पे, ये हड़प्पा पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। वो क्या करें, ऐसे ईंटें थी जो मिल जाएंगी उनको। तो यह सोचकर वे
हड़प्पा हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेव लाइन बिछाई। देखो क्या कर दिया उन्होंने, मतलब प्राचीन अब इसलिए संरक्षण आवश्यक है अपन को पता होता कि वो अपन प्राचीन अवशेष है, ठीक है ना, तो अपन क्या उसको बर्बाद करते नहीं करते, ठीक है ना। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। जो वहाँ पे जो अवशेष थे ना, जो इमारतें बनी हुई थी, वो क्या होगी, नष्ट होगी। किसी को पता ही नहीं था कि ये कोई प्रास्थल भी है, ठीक है। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, ठीक है ना। फिर इसको मतलब पुरातत्वविद आए, वो खोज करने वाले आए कि बताओ हमें, बताओ क्या बात है। तो उन्होंने बताया कि देखो साहब, ये ऐसे ऐसे ईंट मिल रही है, हमें खुदाई करें तो ईंट मिल रहे हैं, कभी हमें वो मतलब पत्थर मिल रहे हैं और कभी हमको मतलब चांदी के सिक्के मिल रहे हैं, ऐसे करके मिल रहे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या, इससे दूर हटो। फिर उन्होंने क्या, उनके घेराबंदी कर दिया उस स्थल का, और घेराबंदी करके क्या करने लगे, खुदाई करने लगे फिर पुरातत्वविद अपने हिसाब से। तब पता तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से है। क्या है, सबसे इस उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से है ये। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी प्रस्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। देखो ये क्या है, सबसे पहले खोजी गई, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता खोजी गई। तो फिर बाद में जो इसके सिंधु घाटी सभ्यता के जो बाद में स्थल मिले ना, स्थल मिले, तो वो क्या है, इसी के नाम पे अपन बोलते गए कि ये कालीबंगा, जैसे कालीबंगा राजस्थान में मिली तो उसको बोल दिया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, सब सिंधु घाटी सभ्यता का ही हिस्सा है। ऐसे फिर गुजरात में धौलावीरा थी, ठीक है ना, तो उसको भी बोल दिया है कि ये भी मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा है। तो ऐसे इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से अपन को टाइमलाइन मिल गई 4700 साल पहले। अपन जो दूसरे चैप्टर में थे वहां तक कहाँ तक छोड़ के आए थे, अपन मेहरगढ़ तक छोड़ के आए थे, 18,000 साल तक, ठीक है ना। अब 18 साल से देखे 47 साल तक, तो बीच में कुछ हुआ होगा तो उसको बाद में बताऊंगा मैं आपको। आपको तो यहाँ से देखना 47 साल तक पहले। प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? बिल्कुल हाँ, रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि इससे पता लगता है कि हमारा अतीत कैसा था, हमारे अतीत के बारे में बहुत जानकारी प्रदान करते हैं कि वहाँ के लोग कैसे रहा करते थे, कैसे क्या करते थे, क्या मतलब काम क्या करते थे, उन सब के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब देखो इन नगरों की विशेषता क्या थी, हड़प्पा था ना, इस नगर की विशेषता क्या थी इसके बारे में बता रहा है। पहले इस चित्र को देख लेते हैं एक बार। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, कहाँ पे देखो इसका फैलाव कहाँ से था, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए हैं। अब देखो मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, बर्तन कहाँ पे स्टार्ट हो गए, कौन से काल में स्टार्ट हो गए मिट्टी के बर्तन, कौन से काल में हो गए, नवपाषाण काल में, ठीक है ना, वहां से स्टार्ट हुए मिट्टी के बर्तन, ये ध्यान रखना। तो फिर आते आते देखो उन्होंने कलाकारी करने लग गई, लाल बर्तन मिल गई, लाल बर्तन पर मतलब गिरु रंग नहीं कर देते ना, मटका मटका देखा होगा तो अपने गिरुआ रंग होता है उस पर, और फिर उस पर काले काले रंग के चित्र बना दिए बना दिए जाते हैं, ठीक है ना। पत्थर के बांट मिले, मोहरे मिली, मनके मिले, मनके मतलब वो मतलब मोती, वो तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, ठीक है, ये सब मिले इनको। देखो ये क्या है, ये है सिंधु घाटी। मैंने आपको पहले बताया था जितनी भी सभ्यता होंगी वो कहाँ आएंगी, कहाँ बसेंगी, वो बसेंगी नदियों के किनारे। तो ये देखो ये सिंधु नदी, ये देखो ऐसे ऐसे सिंधु नदी आ रही है, ठीक है, ये सिंधु नदी आ रही है। इसके पास में जितने भी जो स्थल मिले हैं उसी को बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, इसी के नाम पे पड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब देखो इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता किसने दिया, जॉन मार्शल थे, जो पुरातत्वविद थे, एक अंग्रेज पुरातत्वविद थे, उन्होंने, जॉन मार्शल ने क्या दिया इसको, सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया, ठीक है ना। जितने भी इस नदी के आसपास के जितनी सहायक नदियाँ, उसके पास जितने भी स्थल मिले उनको क्या बोल दिया अपन ने, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब देखो हड़प्पा कैसे पड़ा इसका नाम,
हड़प्पा ऐसे पड़ा, एक थे वो, ये हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी, पहले ये आपको उससे पूछे तो उन्होंने की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है ना। एक पुरातत्वविद थे ये भी, तो ये दयाराम साहनी थे। इन्होंने क्या था, मतलब इस एरिया को क्या हड़प्पा बोलते थे, इस एरिया को क्या बोलते हैं, वही स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं उसको, सब लोग हड़प्पा बोलते हैं खुद। तो हड़प्पा इन्होंने इसी के नाम पर हड़प्पा नाम रख दिया। फिर आगे देखोगे आप, ऋग्वेद में देखोगे, ऋग्वेद में भी इसी स्थान मतलब मिलता जुलता नाम मिलता है, हरियोप्पा, ऋग्वेद में। तो उसी के नाम पर यहाँ पे हड़प्पा इसको रख दिया गया। ये एक अच्छी बात है ना। नहीं आधे को नाम तो मतलब अंग्रेज अगर खोजते हैं उनको तो अपने नाम से रख देते, ठीक है ऐसे। अब देखो इसमें बताया है, किसका विस्तार बताया गया है, इस चित्र में क्या बताया गया, विस्तार, कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक था। तो देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर हो गया, ये यहाँ से यहाँ क्या हो गया, बलूचिस्तान हो गया, ठीक है। यहाँ तक था ये दमाबाद महाराष्ट्र, और यहाँ पे आलमगीर, या देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे। तो आपसे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल कौन सा है, दक्षिणी स्थल कौन सा है, पूर्वी स्थल कौन सा है, और ये कौन सा है, मतलब पश्चिमी स्थल कौन सा है, ठीक है ना। तो आगे चल के हम इनके बारे में, सभी स्थलों के बारे में इसकी जानकारी पढ़ेंगे। ये चित्र आपको जितनी भी दिख रहे हैं ना, ये राखीगढ़ी, कालीबंगा, गौरीवाली, मोहनजोदड़ो, सुरगुआ, चुनुदड़ो, धोलावीरा, सुरपुतरा, लोथल, इस इन सभी के बारे में आगे आने वाली कक्षाओं में पढ़ेंगे, पर आपको भी तो इतना पढ़ना है जितना इसमें लिख रहा है बुक में। क्योंकि मैं आपको ज़्यादा जानकारी दूंगा तो आपकी क्या है, मस्तिष्क का उल्लंघन होने लगेगा, आपकी मस्तिष्क की जो सीमा है ना वो बिल्कुल फैल जाएंगी, आपको याद ही नहीं होगा कि क्या पढ़ रहे हैं अपन। तो मैं आपको जितना ही पढ़ाऊंगा जितना इसमें लिखा हुआ है, बीच बीच में थोड़ा बहुत मैं आपको ब्रीफ करता रहूँगा, बस तो आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाना। अब नोटबुक में क्या नोट करो, बुक होती है ना, ये जगह क्यों होती है, खाली जगह क्यों होती है, इसी में नोट कर लिया करो, जिससे आपको जब पढ़ोगे दोबारा से तो आपको याद हो जाए। देखो इन नगरों में से, अब देखो नगरों की विशेषता बता रहा है कि हड़प्पा जो सभ्य हड़प्पा था नगर, इससे क्या क्या विशेषताएं थी। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया है। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था, ठीक है। तो ये बता रहा है इस नगर की विशेषताएं क्या थी, इन नगरों के आरंभिक नगर थे ये, इनकी विशेषता क्या थी। इनकी विशेषता, पहली विशेषता थी, मान लो ये नगर है, ये अपना नगर है, ठीक है ना। अपन इनको दो भागों में बांट देते हैं, क्या हो रहा है, हाँ। तो इन नगरों को अपन दो भागों में बांट देंगे, एक कौन सा इलाका हो गया, ये तो हो गया पूर्वी इलाका, और ये हो गया पश्चिमी इलाका। एक तो इसमें ये दिक्कत आती है, देखो ये ऐसे इलाके, ये तो हो गया पूर्वी इलाका और ये हो गया पश्चिमी, ठीक है। अब ये बोल रहा है जो पूर्वी इलाका था ना, यहाँ पे तो क्या छोटे छोटे घर थे, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और जो पश्चिमी इलाका था यहाँ पे बड़े घर थे, बड़े घर। तो आपको इससे क्या पता लगता है, क्या कुछ आप इसके नोटिस कर सकते हो कि मतलब ये क्या 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 बताना चाह रहा है। देखो ये बताना चाह रहा है कि देखो जो पश्चिमी इलाका था ना, इसमें तो रहते थे अमीर लोग, ठीक है ना। अमीर लोग जैसे पुरोहित हुआ, राजा हुए, इनके घर तो बड़े बड़े, जैसे आपके गाँव में कोई जमींदार होगा, बड़ा कोई पैसे वाला होगा तो उसके घर क्या होंगे, बड़े बड़े होंगे। और जो गरीब होंगे उनके घर कैसे होंगे, छोटे छोटे टीन टप्परों के, ऐसे ही। तो पश्चिमी इलाका था ना, ये कैसा था, अमीर लोगों का, मतलब अमीर लोग मतलब राजा राजा रहा करते थे इसमें, और पूर्वी लोग यहाँ पे जनता रहा करती थी, है ना। किसान जितने भी जो थे वो सब यहाँ रहा करते थे, ठीक है ना। यही बोलता है कि इन नगरों में से कोई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित, जैसे आपने एक इसको तो दो भागों में विभाजित कर दिया इस नगर को, और कभी तो क्या है इसको तीन भागों में विभाजित कर देते थे, है ना? ऐसे तीन भागों में विभाजित हो जाता था, ऐसे बताया गया है। पश्चिम भाग कैसा था, छोटा छोटा क्यों होता था, क्योंकि भाई इसमें अमीर लोग कितने कितने होते हैं, बहुत कम, और गरीब कौन होते हैं, ज़्यादा होते हैं गरीब तो, ठीक है ना।
तो ये वाला हिस्सा तो ज़्यादा बड़ा था, तो ये वाला हिस्सा कैसा था, छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बना था। कौन ऊंचाई पर बना था, जो पश्चिमी हिस्सा था वो क्या था, ऊंचाई पर बना था। जैसे राजाओं के जो वो महल होंगे वो कहाँ पे बने होते हैं, पहाड़ों पर बने होते हैं, और जनता की वो जो प्रजा होती है वो कहाँ होती है, मैदानों में होती है, नीचे, ठीक है। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था, लेकिन यह निचले इलाके में था, ठीक है ना। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा। क्या क्या, नगर दुर्ग। जो पश्चिमी वाला हिस्सा था इसको क्या क्या बोलते हैं, इसको नगर दुर्ग बोलते हैं, ठीक है ना। और निचले हिस्से को निचला नगर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, निचला नगर। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। तो दोनों हिस्सों थे, उनकी रक्षा के लिए क्या है, ऐसे चार दीवारी बना दी। चार दीवारी क्यों बना दी, कि सुरक्षा के लिए अपनी, ऐसे करके सुरक्षा के लिए क्या चार दीवारी बना दी पकी हुई ईंटों की। इसकी इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही, यू नो। देखो, इतने हजारों साल इतनी अच्छी ईंटें थी, आजकल की ईंटें कैसी है भाई, 100 साल में तो घर गिर जाता है, गिरता है कि नहीं गिरता। और देखो ये कहाँ तक, कब तक है ये देखो 4700, मतलब 4700 साल पहले, मतलब 1000 सालों की बात कर रहा है ये, 1000 साल से बाद, मतलब बहुत ज़्यादा की बात कर रहा है। और तब भी देखो ये मतलब घर खड़े हुए हैं, तो है इसमें दम है बिल्कुल। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। तो क्या करते, ईंटों की चुनाई बहुत अच्छी तरह करते थे, और बढ़िया तरीके से करते थे, और बढ़िया घर बनाते थे। मिस्त्री थे ना, वो एक नंबर के थे इनके। आजकल के मिस्त्री तो ऐसे ही हैं। कुछ नगरों के नगर दुर्गों में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। कुछ जो नगर हैं उनके नगर दुर्गों में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। जैसे मान लो मोहनजोदड़ो के बारे में बात कर रहे हैं, अब ये बता रहा है कि मोहनजोदड़ो, कहाँ मोहनजोदड़ो, ये रहा, इसके बारे में बात करें। ये सब क्या है, स्थल है ये, सब की सब क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल है, इन सभी की बात कर रहा है ये। अब ये बता रहा है कि मोहनजोदड़ो के बारे में। जो पश्चिमी इलाका था ना मोहनजोदड़ो का, ये वाला इलाका, ऐसे इसको बांट देते हैं। तो इस वाले इलाके में कुछ मतलब इमारतें बनाई गई थी, ठीक है ना। इन इमारतों के बारे में चर्चा कर रही है। देखो, मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार बना कहा। तो आपसे पूछे महान स्नानागार मतलब ऐसे क्या, बड़ा सा एक स्नानघर बना दिया उन्होंने, ठीक है ना। क्यों होता होगा, मतलब स्विमिंग पूल टाइप बना दिया उन्होंने, स्विमिंग पूल बना दिया, ठीक है ना। राजा महाराजा ऐसा अय्यास करते हैं, करते ही नहीं करते हैं, तो वो पैसे वाले लोग होते हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बनाया, स्नानघर बनाया। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। देख लो प्लास्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। भाई पानी अगर जैसे स्विमिंग पूल बना दिया, तो अपन तो अब क्या करते हैं, तो टाइल बिछा देते हैं नीचे स्विमिंग पूल में, और टाइल बिछाने के बाद ऊपर से क्या करते हैं, वो सफ़ेद सीमेंट लगा देते हैं, लगाते ही नहीं लगाते। तो ऐसे ये करते थे। ये क्या करते थे कि पहले तो रिसाव लोग प्लास्टर कर देते सब, नीचे नीचे की जो तली है उस पर प्लास्टर कर देते, और फिर चारकोल की परत चढ़ा देते। चारकोल मतलब कोयले की। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। जैसे आप कोई मंदिर में गए हो तो कुंड होते हैं, मंदिरों में कुंड होते हैं, तो क्या सीढ़ियाँ होती कि नहीं होती हैं। एक तो चारों तरफ से सीढ़ियाँ होती हैं, घाटों पे गए हों तो कहीं भी आप, तो वहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं उतरने के लिए, तो इसलिए ऐसी सीढ़ियाँ थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था, उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये स्नानागार है, ठीक है, ये स्नानागार है, ठीक है ना। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने सीढ़ियाँ थी और चारों ओर कमरे थे। एक कमरा इधर बना दिया, एक कमरा इधर बना दिया, एक कमरा इधर बना दिया, एक कमरा, ऐसे चारों तरफ कमरे बना दिए, ठीक है। और इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता। यहाँ पे एक कुआं होता, हो गया यहाँ पे, घरों में कुएं थे इनके सबके, ऐसे ऐसे, तो पानी यहाँ से इन घरों से यहाँ पे जाता था, ऐसे ऐसे स्नान घर में पानी आता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर देते, जैसे इसका उपयोग हो जाता था तो इसको क्या खाली कर देते थे बाद में इसको, ये बता रहा है। साथ ही यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। ये क्या करते,
अब इसका उपयोग क्यों स्नानागार बनाया था, इसका उपयोग क्यों करते हैं? जैसे आपने देखा है कि आप मंदिर जाते हो, यहाँ पे कुंड होते हैं, तो आपसे बोलते हैं कि स्नान करके आइए, स्नान करने के बाद फिर आप पूजा अर्पण कीजिए, पूजा पाठ कीजिए। करते नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल। अपन जाते हैं कहीं कोई धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, जैसे गंगा नदी में अपन मतलब कोई भी जाते हैं तो स्नान करके फिर पूजा पाठ करते हैं अपन, करते नहीं करते? ऐसे ही तो ये क्या विशेष अवसर है, ठीक है ना? इनके कोई विशेष अवसर होते होंगे तो अपन को पता नहीं कौन से अवसर है, ठीक है ना? तो वहाँ पे ये स्नान करते सब मिल के आके। अब देखो, अब मोहनजोदड़ो के बारे में बता दिया, अब देखो कालीबंगा के बारे में बता रहा है, कालीबंगा और लोथल के बारे में। तो कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है राजस्थान में, ठीक है ना? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये काली, ये राजस्थान है यहाँ पे, ठीक है ना? और लोथल कहाँ है? ये क्या है? गुजरात, ठीक है? तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, इन दो प्राण स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है? कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे, और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब देखो भंडार गृह क्या हुआ, पहले देखें कालीबंगा लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड, इनमें इन दोनों स्थानों पे क्या मिले? अग्निकुंड, ठीक है ना? तो अग्निकुंड से आप क्या समझ सकते हो? इससे ये समझ सकते हैं कि वहाँ पे क्या यज्ञ होते होंगे, ठीक है ना? यज्ञ होते होंगे। तो आपसे पूछेगा कि बताओ, क्वेश्चन आ जाएगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पे मिले, तो आप बताना कालीबंगा और लोथल की साइटों पर, ठीक है? अब देखो, अब ये बता रहा है कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, इनमें क्या मिले? बड़े बड़े अन्न भंडार गृह मिले, ठीक है ना? तो इन तीनों स्थानों पे क्या मिले? बड़े बड़े भंडार गृह। भंडार गृह क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जब नवपाषाण काल के बाद धीरे धीरे क्या है, कृषि का उतना तेजी से विकास होने लगा, तो अब क्या है, जो जो मानव है वो क्या कर रहा है, अब अपनी आवश्यकता से ज़्यादा उगा रहा है, ठीक है ना? जिसको पहले तो क्या था, जितनी आवश्यकता थी उसे उतना उगा रहा था। अब क्या है, जैसे धातुओं का उससे ज्ञान हुआ तो उसे क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार करने लगा, ठीक है ना? तो पैदावार ज़्यादा करी तो उसको मतलब स्टोरेज करने के लिए, मतलब भंडार करने के लिए कुछ बनाया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या बनाए गए? बड़े बड़े भंडार गृह, यहाँ पे अपन को अनाज वनाज रखे जाते थे, ठीक है ना? ये देखो, ये बता रहा है सिंधु घाटी। देखो ये है सीधे वो, अभी क्या खुदाई करिए, पहले क्या टीले थे, ये ऊपर टीला था, मट्टी थी इनके सबके ऊपर, तो अपराधियों ने खोद कर ढंग से अच्छी तरह अपने हिसाब से उनको क्या कैसे बना दिया। देखो ये कुएं, देखो ये कुएं, ये कमरे हैं, तो ये स्नानागार है, ठीक है? यहाँ से सीढ़ी आ रही है, आ रही नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही है। चारों तरफ कमरे बने हैं, देखो ये बने पड़े कमरे, ये बने बने कमरे, ऐसे इनके चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। और यहाँ से उनके घरों में कुएं थे, कुओं में से पानी यहाँ जाता था, ठीक है? समझ गए आप? अब देखो, अब वहाँ पे बता रहे हैं कि भवन, नाले और सड़कें, इनके भवन कैसे थे, वहाँ के आरंभिक नगरों के जो भवन है, सिंधु घाटी सभ्यता के भवन है, वो कैसे थे, नाले कैसे थे, और सड़कें कैसी थी। जैसे अपने भवन कैसे होते हैं भाई, चार दीवारी के होते हैं, वो कोई जैसे आप किसी के लकड़ी के भवन होते हैं, जैसे आप असम की साइड जाओगे, हाँ, जहाँ बाढ़ वाले इलाके होते हैं वहाँ जाओगे तो कैसे घर मिलेंगे आपको? सभी के आवास क्या अलग अलग होते हैं, ठीक है ना? किसी के लकड़ी के होते हैं, और किसी के मतलब मिट्टी सीमेंट के होते हैं, किसी के पत्थरों के बने होते हैं, ऐसे। तो इनके बारे में बताया कि इनके मतलब भवन कैसे थे और सड़कें कैसी थी। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल के होते थे। कितने मंजिल के होते थे? दो मंजिल के। अब वर्तमान में कितने मंजिल के होते हैं भाई? 100 मतलब मंजिला होते हैं, ठीक है ना, घर। तो यहाँ पे कैसे थे? दो मंजिला, ज़्यादातर दो मंजिला थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, जो आज भी प्रचलित है। जैसे आपने देखो ना, ऐसे आंगन है ये, और इसका चारों तरफ अपने घर बने होते हैं, कमरे बने होते हैं, होते नहीं? इससे क्या है, सबके सब जब एक साथ बैठते हैं तो सबके सब आंगन में आ जाएं। आते कि नहीं आते? जैसे ही बापू जी ने आपने आवाज़ दी कि सब इकट्ठा हो, यहाँ पे चौक में इकट्ठा हो, तो सबके सब चौक में आ जाते, अपने कमरों से बाहर निकल निकल के। ऐसे ही अधिकांश घरों में एक अलग स्नानाघर होता था। अधिकांश जो घर थे, अधिकांश घर किसके बारे में बोल रहा है ये? मतलब अमीर लोग हैं ना, उनके बारे में बोल रहा है कि अलग स्नानाघर होता था, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे, ठीक है ना? तो घरों, तो भवन का पता लग गया अपन के कि भवन कैसे थे। यहाँ पे भवन थे दो मंजिला,
और जो भवन थे, और एक उसमें आंगन होता घर में, आंगन के चारों क्या होते, कमरे थे हैं, और कुछ कुछ जो घर थे उनमें क्या था, अपन को स्नान घर मिला है। तो उससे क्या पता लगता है कि वहाँ पे क्या है, अमीरी गरीबी का पता लगता है। तो जो अमीर थे वो तो क्या है, जिनके पास स्विमिंग पूल थे, वही बढ़िया बढ़िया नहाने के लिए, अनाज भंडार गए, कुएँ थे, उनके खुद के कुएँ थे, होते नहीं होते ऐसे। गरीब के पास कुछ नहीं बेचारा, ठीक है ना, ऐसे। इससे क्या अपन को एक सामाजिक स्थिति का पता लग जाता है कि उस समाज की सामाजिक स्थिति कैसी थी। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। ये देखो सबसे अच्छी बात, इस सभ्यता की सबसे अच्छी बात है ये ढके हुए नाले होना। क्यों है ढके हुए नाले होना? जैसे देखो, अगर पानी खुले नाले जैसे अपने होते हैं ना, नालियाँ खुली रहती हैं, नालियाँ क्या है, खुली रहती हैं। और नालियाँ खुली रहेंगी तो क्या होंगे, उससे गंदगी होगी, उससे मच्छर कीड़े बीमारियाँ फैलेंगी, ठीक है ना, फैलेंगी नहीं फैलेंगी, ऐसे फैलेंगी बिल्कुल। तो ये क्या है, साफ साफ इससे क्या पता लगा अपन को, ढके हुए नाले से इससे पता लगा कि जो इस सभ्यता के जो लोग थे वो कैसे थे, साफ सफाई का अधिक ध्यान रखते थे, ठीक है ना, साफ सफाई चाहिए भाई बिल्कुल, गंदगी में नहीं रहना बिल्कुल भी। तो देखो कितने अच्छे लोग हैं, अपन जैसे लोग तो भाई गंदगी में डले रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे। भाई मैं नहीं रहता, मैं नहाता हूँ रोज, आपका पता नहीं, ठीक है। तो देखते हैं, ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। जैसे कैसी होती थी, मतलब नालियाँ ऐसी होती थी, सीधी रेखा में होती थी और ढलान होती थी ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसमें पानी बहता था, ये क्या ऊपर से ऐसे ढकी होती थी, ऐसे ऊपर से ढकी हुई होती थी। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। जो मतलब अब भी आज होता है ना कि आपकी छोटी छोटी नालियाँ अपने घर के पास पास छोटी छोटी नाली होती हैं, फिर एक बड़े नाली में जाके आपके आगे जाके मिल जाती हैं। तो ऐसे ये करते थे, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों में ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। जैसे आपने गटर देखा हुआ कि सड़क के बीचों में गटर होते हैं, ऐसे उनको खोल के फिर उसकी साफ सफाई कर देते हैं अपन, करते ही नहीं करते, ऐसे नाला है यहाँ पे पूरा ढका हुआ है और यहाँ से एक होल बना दिया ऐसे करके, तो यहाँ पे एक होल बना दिया अपन ने। तो जब भी आपको साफ सफाई करनी होगी नालों की तो क्या करेंगे, इस होल को खोल देंगे और यहाँ पे साफ सफाई कर लेंगे जाके। देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को अपन अब तक अपना रहे हैं। ये देखो कि अपन अतीत से क्या जान सकते हैं, ये जान सकते हैं अपन अतीत से, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई कर सकती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ ही किया जाता था। जैसे देखो, जो ये घर थे ना, घर नाले जितनी सड़कें थे, ये कैसे थे, प्लानिंग के साथ करते थे। पहले प्लानिंग करते थे और प्लानिंग के हिसाब से ही बनाते थे। जैसे आपने आजकल आपने देखा हो कि कभी तो सड़क खुद जाती है, मतलब सड़क बनाते हैं, ठेकेदार सड़क बनाता है, फिर दूसरा आके उसको सड़क को दूसरे दिन ही सड़क को खोद के उसमें पानी डाल वो पाइपलाइन जोड़ देता है। तो क्या ये प्लानिंग नहीं है, बिल्कुल भी प्लानिंग से अपन, ये प्लानिंग बिल्कुल नहीं है। इससे क्या है, नुकसान हो रहा है। जो सड़क बना के गया उसको तो मजे की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब नुकसान किसका हुआ, जनता का हुआ, ठीक है। तो इससे क्या है, इससे इस समस्या से निपटने के लिए वो क्या करते थे, प्लानिंग कर देते हैं पहले ही सब कुछ प्लानिंग करने के बाद, और फिर अब आगे कर रहे हैं, आगे काम करते थे। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। आप दो अंतर बता सकते हो? जो पहले के घर होते थे ना, वो कैसे थे, योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनाए गए थे, पहला अंतर तो ये हो गया, है ना। और इसके जो घर है सभ्यता के, वो कैसे थे, योजनाबद्ध तरीके से थे। अब वहाँ पे देखो, वहाँ पे एक अंतर और दिखता है कि वहाँ पे क्या है, मिट्टी के घर होते थे, ठीक है ना, मिट्टी के घर। और यहाँ पे कैसे घर हैं, यहाँ पे घर हैं पक्की हुई ईंटों के, ठीक है, दो अंतर आपको मिल गए, ठीक है। देखो ये बता रहा है, नगरीय जीवन के बारे में बता रहा है, वहाँ का नगरीय जीवन कैसा था, कैसे लोग रहा करते थे। बहुत अच्छा, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता मतलब ऐसी है कि आपको मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ने के बाद, आपको एक नया अनुभव होगा कि बता ऐसे लोग भी रहा करते थे, मतलब हमसे भी सभ्य हैं ये लोग तो, अपन अपन इतने सभ्य नहीं है जितने ये लोग पहले थे, ठीक है ना। तो देखो,
हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। क्यों हलचल होती होगी? क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। मतलब क्या है, सब लोग इकट्ठा होकर, आप देखते हो कि कोई आपने गांव आदिवासियों के गांव गए, जाओगे आप तो देखोगे कि मतलब कि आदिवासी के जो घर होते हैं ना, वो पूरा समुदाय मिलकर एक घर को बनाता है, फिर दूसरा समुदाय मिलकर दूसरे घर को बनाता है, सभी लोग मिलकर आपस में एक दूसरे घर बना देते हैं। ठीक है ना? वो परंपरा है ना, इन आदि जो वो परंपरा है सिंधु घाटी सभ्यता की, ये जो परंपरा है वो अभी तक आदिवासियों में है। पर में अपन में अब तक ये सभ्यता नहीं आई है। ठीक है ना? कि आप दूसरे की हेल्प, तो आप तो क्या करते हैं, एक घर दूसरे घर जाके क्या तोड़ने का काम करते हैं बस। आग में घी डालने का काम करते हैं भाई, फैलाओ आप। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ठीक है ना? जो योजना बनाते थे वो क्या था, जैसे अपनी सरकार है योजना बनाती है कि कैसे काम करना है, ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, तो ऐसे ही यहाँ पे राजा थे, जो शासक होते थे, वो ये प्लानिंग करते थे सब कुछ, ऐसे काम करना है, ऐसे घर बनाना है, ऐसे करना था, ऐसे ही। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। अब क्या करते था ये शासक थे, क्या करते थे कि गांव का मुखिया होता है, अगर मान लो मंदिर का निर्माण करवाना है ना, मतलब गांव में मंदिर का निर्माण करवाना है, तो क्या होगा, जो मुखिया होगा वो क्या कहेगा कि रामू तू ऐसा कर, ईंटों का व्यवस्था करेगा, तू किसकी व्यवस्था करेगा, दूसरे से कहेगा तू बजरी की व्यवस्था करेगा, तीसरे से कहेगा कि तू सीमेंट की व्यवस्था करेगा। तो ऐसे करके सबको अपना अपना काम बांट देगा वो। ठीक है ना? और काम बांट के और फिर सबसे कहेगा कि सब मिला के यहाँ पे एक एक जगह इकट्ठा करो और फिर हम इसको सब मिल के बनाएंगे। तो ऐसी ऐसी ये राजा था। ये राजा क्या करता था कि दूर दूर से क्या लोगों को भेजता था, और दूर दूर से क्या मंगवाता था, धातु मंगवाता था, बहुमूल्य पत्थर मंगवाता था और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाता था। ठीक है? शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। भाई जो शासक होगा, जिसके पास पैसे होंगे, वही तो इन चीज़ों को रख सकता है, सोने चांदी को। भाई गरीब आदमी तो कहाँ रखेगा यार? ठीक है ना? इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर भी लिखते ही थे, और शायद इन चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। यहाँ पे क्या है, एक लिपि पाई गई है। ठीक है ना? मतलब चित्र, मतलब क्या, ऐसी लिपि है जिसको अब तक पढ़ा नहीं गया है। वो कैसी है, चित्रकारी, मतलब चित्र बने हुए हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें कहाँ है? इसमें नहीं बताई गई है, नहीं एनसीईआरटी में बताई गई है। ये तो बात है, कुछ हटा दिया है इसमें से यार। ठीक, मैं बता दूंगा आपको है। तो कहाँ पहुँचे अपन? यहाँ पे क्या है, लिपिक पाए जाते हैं। लिपिक क्या है, मतलब वहाँ पे क्या है, मतलब एक, आपने देखा होगा कि राजा के पास जो मंत्री बैठे होते हैं, वो क्या है, जो मंत्री बोलता है, और मंत्री जो बोलता है उसको लिखते रहते हैं। ठीक है ना? वो राजा नहीं देखा होगा आपने, आपने कोई जज देखा है? जज, जो जज होते हैं उसके पास क्या है, दो तीन आदमी बैठे रहते हैं नीचे, ठीक है ना, कोर्ट में। तो वो क्या है, जो जज साहब बोलते हैं वो उन सबको नोट करते जाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही ये लिपिक थे, ये क्या करते थे, मोहरों पर मोहर, जो राजा की जो मोहर होती थी उन पर लिखा करते थे, और शायद अन्य चीज़ों पर लिखते होंगे जो अब बच नहीं पाई है। ठीक है ना? इसके अलावा नगरों में शिल्पकार थे। शिल्पकार कैसे, स्त्री पुरुष भी रहते थे। अब देखो ये क्या है, जो शिल्पकार है ना, वो कौन कौन है, स्त्री भी है और पुरुष भी है। शिल्पकार कौन होते हैं, मूर्ति बनाने वाले, वो कौन है, दोनों हैं, स्त्री और पुरुष दोनों, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों से की किस्से कहानियाँ। आप कहीं जाते हो, कुछ चीज़ों को बेचने के लिए जाते हैं, कहीं दूर दराज देश में जाते हैं, तो वहाँ पे वो उनकी जो चीज़ें होती हैं, सभ्यताओं संस्कृति होती हैं,
उनको भी आपको जानने का मौका मिलता है, मिलता नहीं मिलता? तो ऐसे ही वो उनको जानते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनसे बच्चे खेलते होंगे। यहाँ पे क्या है, खिलौने मिले हैं, ऐसे दे खिलौने मिले। तो ठीक है मैम, आगे अब देखो मैं आगे पढ़ाऊंगा अगले पार्ट में, ठीक है ना। ये बड़ा चैप्टर है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, तो इसको ढंग से समझेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए। तो थैंक यू, आगे पढ़ेंगे अपन।